चले बेटा, अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का प्राइमरी पर्पस है आपको उन कोर जो होता है ना, कोर का भी कोर, उसको फोकस दिलाना, क्योंकि सिर्फ 8-10 दिन रह गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दिनों में अब आपका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए जिस पे सवाल आने के चांस जो है वो ज़्यादा हैं, इस पर क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। अब आपका कुछ ऐसा एरिया है जो मुझे पता है आपने फोकस नहीं किया और उसमें से सवाल बन सकता है। तो मैं आज पिछले सेशन में भी जिस तरीके से आपको मैंने कहा था, 2 सेशंस मैंने ये रखे। लास्ट सेशन को भी ज़रूर, अगर किसी ने नहीं अटेंड किया तो उसको भी ज़रूर अटेंड कर ले। और आज का सेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अब जाएंगे इन अ वे पूरा पेपर को प्रिडिक्ट करने के लिए, पूरा पेपर प्रिडिक्ट करेंगे। सबसे पहले एक मेन जो चीज़ है वो तो सब प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। एक मेन क्वेश्चन होगा जो नंबर 1 होगा 18 मार्क्स से 20 मार्क्स का। अब उसके 2 ही चांस होंगे, या तो सैलरी से होगा या बिजनेस से होगा। अब चांस ये हैं, मतलब 19-20 है। 20 मुझे सैलरी लग रहा है, 19 मुझे बिजनेस लग रहा है, मगर दोनों की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है आपकी है। मगर फिर भी जो वीकेस्ट एरिया होगा आपका, मैं उसको थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा आज। प्राइमरी पर्पस क्या है, आज आपका फोकस करा के ऐसी चीज़ों तक महदूद कर देना जिन पे पेपर में सवाल बनने के चांस ज़्यादा हैं। मगर जो एरिया आपका, पूरा पेपर इस तरह नहीं बनता कि आपने 2 टॉपिक या 3 बड़े सवाल कर लिए और यस ये तैयारी हो गई। आपका डिसाइडिंग फैक्टर में छोटे छोटे सवाल बनते हैं जिनको आप उस तरीके से नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि जिस सवाल बनने का जो तरीका होगा उसको प्रेडिक्ट करके वो छोटी छोटी चीज़ों को कवर कराऊंगा, फिर मैं मेजर की तरफ आऊँगा। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप आज नोटिंग करोगे तो आपको रिवीजन भी अच्छी मिल जाएगी और इंशाल्लाह पेपर पास है। मुझे दिल से फील आ रही है ना, फील आती है ना एक इंसान को, तो मुझे फील आ रही है कि यार ये सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा और मैं कहूँगा लिखते जाइएगा, नोटिंग करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि तवज्जो से रिलैक्स होके, बग़ैर इस स्ट्रेस के कि यार ये टॉपिक मैंने किया है या नहीं किया या भूल चुका हूँ, छोड़ो। जो आज ये 3-4 घंटे हैं इसमें ही हम तैयारी कर लेते हैं। ओके, तो कुछ अब मैं अपने तरीके से जाऊंगा, कुछ की मैं नंबर्स के थ्रू करवाऊंगा, कुछ मैं नोटिंग करवाऊंगा, ताकि आपका वो पूरा पेपर पैटर्न सामने आ जाए। ओके, अब मेरा इस दफ़ा का एक प्रेडिक्शन है, मुझे लग रहा है कि एक सवाल बनेगा जो थोड़ा मुश्किल होगा, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, और मैं कुछ डेफिनेशन से भी चीज़ें निकाल के आया हूँ आज, तो इसलिए थोड़ा लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, मुझे लग रहा है इस दफ़ा एक नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट का ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स लॉस और फॉरेन सोर्स क्रेडिट मिल के आ रहा है। प्रेडिक्शन की है भाई, नहीं आया तो बोलना नहीं आ जाए तो भी ठीक है। मतलब ये वो एरिया है ना जिस पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जिस मुझे पता है नहीं करोगे, क्योंकि वो इस तरफ आपका बच्चे का ख्याल ही नहीं जाता। जहाँ पे पेपर एग्जामिनर के लिए क्या कहते हैं, टू कैच अ किलर थिंक लाइक अ किलर। तो मैंने बैठा हूँ और मैंने सोचा है मैं एग्जामिनर होता तो क्या करता। मैंने कहा यार ये सवाल बनाता, ये सवाल बनाता, ये बनाता, इसको यूं करता, तो वो मैं ले आया हूँ आपके लिए। ठीक है, चलें, सबसे पहला सवाल जिसके आने के मुझे चांस दिख रहे हैं वो है एक ऐसा, जिसको मैं आपको एक सवाल बना रहा हूँ, प्लीज़ लिखें और उसको समझें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये सवाल कुछ ऐसे होगा, देखिए इसके लिए ना टाइम कम होने की वजह से मैं जो लिख रहा हूँ उसको बस नोट कर लें, और मैं ज़बानी जो बता रहा हूँ उस पर तवज्जो कर लें, ताकि रिवाइज़ करें तो आपको चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, अच्छा भाई, एडमिन में अगर कोई मुझे सुन रहा है तो क्या लिंक शेयर कर दें बेटा। यूट्यूब पर सेशन नहीं बेटा, अच्छा बेटा चले ये लिंक शेयर करवा देते हैं। ठीक है बेटा, चलें बेटा आ जाएं। सबसे पहले फर्स्ट प्रेडिक्शन है मेरी, फर्स्ट ज्योतिषी बाबा की। यार वो किसी बच्चे ने कहा ग्रुप में लिंक शेयर कर दें, मुझे यूट्यूब पे नहीं मिला, ये शायद पिछले सेशन की बात कर रहे हैं, तो आप लिंक शेयर कर दो। तो फर्स्ट प्रेडिक्शन है बाबा की। ठीक है बाबा जी की, वो सवाल कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि शायद आ जाए, कि एक सवाल में बंदा देगा रेजिडेंट, और इस रेजिडेंट की इनकम आएगी 2, विथ लॉसेस एंड विथ क्रेडिट। अब डेटा कैसे आ सकता है भाई, वो ऐसे आ सकता है कि इस रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम आएगी। ठीक है, और पाकिस्तान सोर्स इनकम में, फॉरेन सोर्स इनकम में लॉसेस भी होंगे, तो अब लॉस भी हो क्रेडिट भी हो, कैसे हैंडल होगा, ये बस एक छोटा सा
लिंक मैंने बनाया है, लेट्स सी कि कितना आसान कितना मुश्किल है। ओके, पढ़ा हुआ है, लिंक नहीं कर पाएंगे आप, इसीलिए इसको मैं पहले फोकस कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान में भी है, फॉरेन सोर्स भी है। पाकिस्तान में इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस है और ये फिगर्स मिलियंस में होंगी। फॉरेन सोर्स इनकम में इनकम है। अब अगर इनकम है तो उसने टैक्स भी तो पे किया होगा ना वहां पे, तो वो टैक्स भी गिवन होगा। जब बाहर की इनकम होगी तो टैक्स पेड गिवन होगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं इसका टैक्स पेड कितना है। अब ये एस्टिमेशन बेस्ड होगा मेरा 2.6 मिलियंस में फिगर है, ठीक है। ये है रुपीज इन मिलियन। ऑनलाइन वालों ठीक है बेटा, समझ आ रही बात। अच्छा, फिर क्या होगा आपका सर जी, आपका होगा इनकम फ्रॉम से प्रॉपर्टी, जिसमें पाकिस्तान में इनकम है मगर फॉरेन सोर्स में इसका है लॉस, मगर वहां चूंकि लॉस है इस वजह से कोई टैक्स पे नहीं हुआ। इसी तरीके से कुछ इनकम से आईफोस की, ठीक है, आईफोस के अंदर पाकिस्तान में इसकी इनकम है और फॉरेन सोर्स में भी इसकी इनकम है, और वहां पे इसका जो टैक्स पे हुआ है वो पे हुआ है 0.3। ये देखें क्या क्या चीजें लिंक हो गई इसमें, क्या क्या चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट लिंक हो गया। रेजिडेंशियल स्टेटस का लिंक हुआ, रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्स होती है पाकिस्तान में, पीएसआई एफएसआई, ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट लिंक हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिंक हुआ, पाकिस्तान में उसके लॉस हो, फॉरेन सोर्स में उसकी इनकम हो तो क्या करेंगे, और वाइस वर्सा, यानी लॉसेस लोकल भी चेक हो गए और फॉरेन भी चेक हो गए एक ही सवाल में। और तीसरी चीज क्या चेक हुई दोस्तों, ये बाहर जो टैक्स पे हुआ है ना, इसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। ओके, ऐसे डेटा गिवन होगा, सही। अब आपने एक बात याद रखनी है बस, जब भी न्यूमेरिकल आएगा फॉर्मेट सेम बनाएंगे, फॉर्मेट वही होगा जो आपने सीखा है, उसकी डेटा की प्लेसमेंट कैसी होगी वो देख लेते हैं। करें इसको बेटा। सबसे पहले वही हेड नोट्स, ऑनलाइन वालों बेटा हेड नोट्स 3 चीजें जो होती हैं, कौन सी, टैक्स पेयर का नाम देंगे, जो भी है, जो इस डेटा में हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने कहा आपको समझाना भी है ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन आपके सामने ही सवाल बनाऊंगा, मगर ये सवाल मैं बना के आया हूँ, सोच के आया हूँ, वर्किंग करके आया हूँ, मगर आपकी टीचिंग टेक्निक के लिए सामने लिख रहा हूँ ताकि समझाता भी जाऊँ, ठीक है ना। पेपर देने से आप नहीं समझते, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ को दोस्तों। अब क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन, वही सेम नोट्स होते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्या, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर कौन सा है दोस्तों, 2025, जो भी गिवन होगा, सही है। अब आप देखें, अब कोई एक हेड ऑफ इनकम उठा लें, ठीक है, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर सवाल में फॉरेन सोर्स भी गिवन हो, पाकिस्तान सोर्स भी गिवन हो, चाहे वो उसका सम टोटल दे दे, चाहे उसकी वर्किंग कराए, पहले पीएसआई फिर एफएसआई, सेम हेड। अब आप आइडेंटिफिकेशन ना भी करें ना, तो पाकिस्तान सोर्स वैसे ही हमें पता है, तो एफएसआई की आइडेंटिफिकेशन कर लें बस, ताकि पता चल जाए कि आपने सेम हेड में रखा है उसको। तो पीएसआई की क्या है इसका दोस्तों, तो हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम पीएसआई बिजनेस, या कोई और आइडेंटिफिकेशन जिसे पता चले क्या है, लॉस आया हमें, सर जी इसमें लॉस आया है, आगे लॉस लिख दो। ओके, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, इनकम फ्रॉम एफएसआई बिजनेस, और इनका इनकम है दोस्तों, यस इनकम है, ये है। ठीक है, अब आपको इनकम अंडर द हेड चाहिए, तो अगर आपको लॉसेस याद हैं, यहां पे इनकम अंडर हेड आ गई है, क्योंकि सेम हेड में दोनों आते हैं दोस्तों। अब आपको एक रूल याद कराता हूं, अगर पाकिस्तान सोर्स लॉस हो
और फॉरेन सोर्स इनकम, ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं अगर लॉस फॉरेन सोर्स हो और इनकम पाकिस्तान सोर्स तो सेट ऑफ नहीं हो सकते। याद है? तो करो सेट ऑफ इसको दोस्तों, क्या हो जाएगा सेट ऑफ? बिल्कुल अलाउड है। क्यों अलाउड है भाई? लॉस पाकिस्तान सोर्स है, उसको इजाजत है फॉरेन सोर्स इनकम से सेट ऑफ होने की, मगर वाइस वर्सा नहीं है। चले भाई, गया लॉस, आपकी इनकम कितनी आ गई? 2 की। होता जा रहा है सवाल। तो ये हेड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा हेड पे लाएं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाए दोस्तों। ऑनलाइन बेटा चीज समझ आ रही है? देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में इनकम है, यस, तो हम लिखेंगे PSI इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आइडेंटिफिकेशन देना जरूरी है, पता चले। और कुछ भी ना हो ना, अगर आप PSI लिखना भूल गए हो तो FSI लिखना नहीं भूलना। दोनों को आइडेंटिफाई करो, नहीं तो कम से कम FSI को जरूर आइडेंटिफाई करो ताकि उसको पता तो चले आपने क्या किया है। तो इसमें 4 की इनकम है दोस्तों। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास FSI का लॉस है, और कितना? 2 का। बताएं जी, इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर हेड 4 ही रहेगी। क्यों दोस्तों 4 रहेगी भाई? इसलिए 4 रहेगी कि ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल की सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो भी FSI की होगी उससे सेट ऑफ होगा। और अगर एग्जामिनर कहे ना कि जी नोट लिखो तो ये नोट लिखेंगे, अगर नहीं कहता तो सिर्फ नंबर के जरिए जवाब देना, नोट के जरिए नहीं, टाइम ज़ाया नहीं करना। ओके, समझ आ गया भाई आपको? नेक्स्ट क्या है दोस्तों? आईफोस। ये एक सवाल था जो आपने शायद ना सोचा हो, मुझे लग रहा है आ सकता है। तैयारी तो हो गई ना? ओके, और पाकिस्तान सोर्स क्या है इसका? इनकम है इसकी PSI, पाकिस्तान सोर्स है। अब स्पेसिफिकेशन नहीं है, स्पेसिफिकेशन एग्जामिनर दे भी सकता है। तो 6 है इस केस में इनकम। FSI की आईफोस इनकम थी कितनी? 4। वाज इट 4? यस 4। तो विच मीन्स के हमारे पास टोटल इनकम आ गई 10। अब आप ज़रा आगे की बात देखिएगा, ये है हमारा इनकम अंडर हेड। अब अगर एक आपसे बात कही जाए कि ये तो सवाल हो गया, अब क्या रह गया? नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने लॉस को सेट ऑफ किया है, अभी क्रेडिट भी है, बाहर जो टैक्स पे हुआ है उसका क्या करेंगे? आए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों? सम ऑफ ऑल हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, वहाँ पे 2, तो ऐड करें 6, 16। हमारे पास 16 मिलियन की इनकम आ गई है, 16 मिलियन इनकम है, राइट नाउ। अब आपको 16 मिलियन की इनकम पे पहले पाकिस्तान का टैक्स पेबल निकालना होता है, टैक्स पेबल निकालना होगा। उसके बाद फॉरेन का टैक्स पेड से कंपेयर करेंगे, मगर अभी आप आगे ना जाएं, नॉर्मल मेथड से जाएं, इजी वे में। पाकिस्तान का इस पे हम कहेंगे क्या? सम ऑफ ऑल हेड्स। अब चूंकि क्रेडिट्स तो बहुत आगे हैं, उससे पहले वाले स्टेप्स में एग्जेम्पशन ऐड करें, लेस करें, वो है ही नहीं, डिडक्टेबल अलाउंस वो है ही नहीं, इसीलिए हम इसको टैक्सेबल इनकम कह देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। और अगर कोई इससे पहले टोटल इनकम भी लिखता है तो अच्छा करता है, पहले टोटल इनकम लिखें फिर टैक्सेबल इनकम लिखें, ठीक है। यही 16 टैक्सेबल इनकम हो गई। अब इस पे लगाएं टैक्स। याद रखिएगा फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है, फर्क नहीं कीजिएगा, सीधे सीधा टैक्स लगा दो। टैक्स लगाएं भाई, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब 16 मिलियन है आपके पास, रेट्स हैं, रेट्स तो मेरा ख्याल है ये सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, नॉन सैलरीड है। तो आपका जो रेट होगा ना, मास्टर शीट में देखिए नॉन सैलरीड का रेट क्या बन रहा है, और उसमें रियल रेट्स मिलियंस में है, तो आपने रियल रेट्स में जाएं, आपका टेबल 1 अप्लाई होगा नॉन सैलरीड वाला, और उसमें आखिरी स्लैब में ये जाएगा। आखिरी स्लैब में रेट था 45% का, तो प्लीज़ जल्दी से कैलकुलेट कर लो। अब ये आपको फास्ट वे में करना है, करें बेटा जल्दी जल्दी बताएं मुझे। इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 6 नंबर स्लैब पे देखें तो फिक्स, बेटा ऑनलाइन अपने अपने मास्टर शीट निकाल लो, उसके अंदर ये मौजूद है रेट, ठीक है बेटा।
तो टैक्स रेट की प्रैक्टिस तो इतनी हो गई होगी आपकी कि आप टैक्स निकाल सकोगे 16 मिलियन का। ये मैं आपके लिए साइड पे 16 मिलियन का टैक्स भी साथ साथ निकालता हूं। अब हमें जाना था कौन सा टेबल, नॉन सैलरीड, और उसमें आखिरी स्लेब है जब इनकम किसी की 5.6 मिलियन से एक्सीडिंग हो तो वो स्लेब लगता है। तो सबसे पहले एक फिक्स्ड अमाउंट आता है टैक्स का, और वो इस स्लेब में फिक्स्ड अमाउंट कितना है 1.61, ये है फिक्स्ड अमाउंट। फिर एक्सीडिंग अमाउंट चाहिए। अब एक्सीडिंग अमाउंट इससे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो उसमें गिवन है, कितना गिवन है 5.6 को माइनस कर लो, कितना बचा, तो टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट, टैक्स ऑन एक्सीडिंग अमाउंट कैसे निकलता है, ऐसे निकालें इसको जरा, 10.4, और इसका रेट आगे लिखा है 45%, यस 45%, लगाएं जी 45%, 4.68 मिलियन, और इसमें एक चीज नहीं भूलिएगा 4680, ये हो गया। अच्छा, अब आपका टोटल टैक्स कितना हो गया, तो यहां पे हम लिखते हैं, अब पूरी फिगर लिख रहा हूं 6.29 मिलियन, ठीक है, ये पूरी फिगर लिख देता हूं क्योंकि ये हमें किसी काम आएगी, अलॉन्ग विथ सरचार्ज, यस इसी पे ऐसा जाएंगे। अब आपने जो पाकिस्तान में इसका टैक्स पेएबल है ना, वो तो निकाल लिया, ओके, मगर क्रेडिट्स के बाद सरचार्ज होता है ना, वो तो आखिरी फिगर बचेगी, उस पर सरचार्ज होगा। अभी सरचार्ज की बात लगेगा, बट सरचार्ज जैसा बाद में आएगा दोस्त, ठीक है। एमन बेटा प्रिडिक्शन चल रही है, टॉपिक वही है, एक मैंने प्रिडिक्ट किया है सवाल जो मुझे लग रहा है, और मैं आपको प्लीज ये बात बार बार बोल रहा हूं, दिस इज प्योर प्रिडिक्शन, ठीक है। बैठ के पास पेपर सारे देखें, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन से यूनिक एरिया है जिसपे शायद आपका फोकस ना गया हो, तो वो ले आऊं, लिंकेज बना दूं, ताकि आपको अगर सवाल आ गया तो हेल्प हो जाए। नहीं तो रिवीजन तो चल ही रही है ना, तो वो तो वैसे ही आप काम कर रहे हो, उसमें सवाल जो आने हैं वो तो कर ही लोगे, ठीक है। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने लाया हूं जो कि मुझे लग रहा है शायद आप लिंक ना कर सके, जैसे ये सवाल था, ठीक है। तो आपने मिस कर दिया बेटा, रिकॉर्डिंग में देख लो, टाइम बहुत कम है हमारे पास, रिकॉर्ड बिल्कुल मिलेगी बेटा रिकॉर्डिंग। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, निकल आया टैक्स, ओके। अब सुने, छोटा सा पॉइंट है, दो अमाउंट्स बता रहा हूं, पाकिस्तान टैक्स पेएबल, लफ्ज याद कर लो, क्या, पाकिस्तान टैक्स पेएबल, पाकिस्तान टैक्स एंड फॉरेन टैक्स पेड, एक पेड एक पेएबल, पेड तो गिवन होगा, पेएबल खुद निकालो, विच एवर इज लोअर, बस याद कर लो बेटा। पाकिस्तान बोलो, पाकिस्तान टैक्स पेएबल, पाकिस्तान टैक्स पेएबल, फॉरेन टैक्स पेड, विच एवर इज, माइनस करो, वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो गया भाई, सवाल कंप्लीट। फॉरेन टैक्स पेड, आए जरा देखते हैं टैक्स क्रेडिट क्या है। ये देखो दोस्त, ये डेटा में गिवन था, ये देखें, हमें अब देखना है कि इसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं। याद रखिएगा, पाकिस्तान टैक्स पेएबल आपको वर्कआउट करना होता है, कैसे, प्रोपोर्शन के जरिए, अपोर्शन, जो भी आप उसको नाम दो, प्रोरेटा, जो भी हो, ठीक है, टोटल को मैं करके दिखाता हूं। मगर फॉरेन टैक्स पेड गिवन होगा, नहीं गिवन होना प्लीज अपनी मर्जी से assumption लेके क्रेडिट नहीं देना। इफ द अमाउंट इज गिवन, टैक्स क्रेडिट इज गिवन, बाहर का अमाउंट गिवन नहीं है ना, तो वर्कआउट नहीं करो। आपको वहां के रेट पता है, वहां की एग्जेम्पशन पता है, वहां का लॉ पता है, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई। तो हमें पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से नहीं उसकी फॉरेन टैक्स को वर्कआउट करना, पाकिस्तान टैक्स पेएबल करना है, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना, अगर एक से ज्यादा फॉरेन इनकम हो, हर किसी का क्रेडिट अलग कैलकुलेट होगा, ऐड करके सिंगल क्रेडिट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, क्योंकि वो अलग अलग गिवन है, तो इसको अलग कंसिडर करो, इसको अलग कंसिडर करो। आए जरा देखते हैं कि इस इनकम पे, कितनी इनकम पे, ये जो 12 की इनकम थी, 12 की इनकम है ना, इस पे पाकिस्तान में टैक्स कितना पेएबल है। सोच समझ के, गलती कर रहे हो
मुझे पता है गलती कर रहे हो, ये सवाल बहुत ट्रिकी बना के आया हूँ भाई, गलती कर रहे हो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हो, गलत कर रहे हो भाई। 12 पे पेएबल नहीं है, 10 का हमने लॉस भी तो सेट ऑफ किया, 2 पे पेएबल है, वो 2 पे पेएबल है ना दोस्तों। भाई 12 पे कैसे पेएबल निकाल रहे हो तुम, लग गए नंबर निकालने में। नंबर नहीं निकालो भाई, पहले ये तो देखो कि इस पे पेएबल कितना, पाकिस्तान में तो 12 आया ही नहीं ना, कितना आया 2, क्योंकि वो तो सेट ऑफ हो गया ना, तो टैक्स निकलते वक्त कितना इसका हिस्सा टैक्स हुआ है भाई 2, तो 2 पे वर्किंग करो ना यार। अब आप बताओ 2 पे कितना पेएबल है, बात समझी मेरी, नहीं समझी? क्योंकि जो इनकम है ना 12 की थी, मगर टैक्स 12 नहीं हो पाया भाई, किसी भी वजह से, लॉस की वजह से किस नहीं हो पाया ना, तो फिर हमें क्रेडिट निकालते वक्त पाकिस्तान टैक्स पेएबल 12 पे थोड़ी निकलेगा, 2 पे निकलेगा। अगर ये 0 हो चुका होता तो पाकिस्तान टैक्स पेएबल 0 था, समझ आए? चलो 2 का कैसे निकालोगे दोस्तों, अब वर्किंग करके दिखाता हूं आपको। जब पाकिस्तान टैक्स पेएबल निकालते हैं तो बेटा उसका तरीका क्या है, पाकिस्तान टैक्स पेएबल का तरीका ये है कि सबसे पहले टोटल टैक्स ले आओ, और वो ये है जितना भी टैक्स बना पाकिस्तान का 6290,000, अब मल्टीप्लाई करो किससे, उस इनकम से जिसको देखना चाहते हो कि पाकिस्तान यानी फॉरेन सोर्स इनकम जो पाकिस्तान में टैक्स हुई हो, तो 2 मिलियन टैक्स हुई है, और फिर टोटल से डिवाइड करो। किस चीज का टोटल, जिस पे टैक्स लगा है भाई, ये सारा, ये ताकि पता चल जाए कि इस 2 पे कितना टैक्स बना, 16 मिलियन। ये आपका पहला क्रेडिट आ चुका है, बताएं कितना हुआ, 786250। आर यू श्योर? ये बना आपका टैक्स, ये पाकिस्तान टैक्स पेएबल है दोस्तों, मगर आपने फैसला किस पे करना था, पाकिस्तान टैक्स पेएबल, और दोस्तों क्या, फॉरेन टैक्स पेड। वो कहाँ है फॉरेन टैक्स पेड, वो है ये फॉरेन टैक्स पेड, बताएं विच एवर इज लोअर। तो 2.2 मिलियन 2.6 मिलियन का क्रेडिट दूं या सिर्फ पाकिस्तान वाला क्रेडिट दूं, विच एवर इज लोअर। क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन बिजनेस इनकम, ठीक है। कितना माइनस हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, 786,250। ऐसे ही सेकंड क्रेडिट कैलकुलेट करके दो मुझे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑन आईफोस। आईफोस है, उस पर भी फॉरेन में टैक्स पे हुआ, यस पे हुआ, क्योंकि ये देखें आईफोस आपका है कितना 4, उस पर 3 लाख का वहां टैक्स पे हुआ है। अब हमें विच एवर इज बेटा बहुत जबरदस्त सवाल है, बता रहा हूं, इसमें हर एंगल कवर किया है मैंने, लॉस कौन सा सेट ऑफ होगा कौन सा नहीं, क्रेडिट लोअर कौन सा होगा, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें इसमें आ चुकी हैं। मैं इसको रिव्यू भी दूंगा तुम्हें आखिर में कि देखो क्या हुआ, और उसको लिंक करने का तरीका भी बताता हूं। चलें बेटा, सेम तरीका होगा, टोटल टैक्स उठाओ, अब दूसरी इनकम लाओ। कितनी इनकम थी उसकी फॉरेन की, जो दो दफा टैक्स हो रही है पाकिस्तान में। आईफोस की इनकम थी 4 मिलियन, लाइन जरा 4 मिलियन को यहां और डिवाइड करें उसको 16 से, तो पाकिस्तान टैक्स पेएबल आ चुका है, बताएं कितना हुआ, 1572500। ये है भाई पाकिस्तान टैक्स पेएबल, इस दफा वो ज्यादा हो गया, पाकिस्तान टैक्स पेएबल ज्यादा हो गया ना। कैसे ज्यादा हो गया, देखिए आपके पास है 15 लाख, और वहां पे पाकिस्तान से बाहर जो इनकम टैक्स हुई थी कितने पे हुई थी, 3 लाख पे। ये देखिए 3 लाख पे, ये बताओ कौन सा क्रेडिट दूंगा इस दफा फॉरेन वाला, विच एवर इज लोअर। कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब लगाओ उस पर सरचार्ज ऐड करो और कहानी खत्म करो, ठीक है। ये टैक्स कितना आएगा, कितना था बेटा वहां पे, 3 लाख, माइनस कर लो, टोटल आपकी आ गई है टैक्स लायबिलिटी, बेटा 62 से माइनस कर लो और उसके 10% को ऐड करो इस सरचार्ज, क्योंकि 10 मिलियन से ज़्यादा इनकम थी। सरचार्ज का याद है ना, इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो, रिवाइज करा देता हूँ, अगर किसी की इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो तो जो टैक्स पेएबल होगा उस पर 10% या 9% से टैक्स कैलकुलेट होगा। जब सैलरी इनकम होगी तो 9% से, मगर ये 10 और 9% किस पे लगाएंगे, टैक्स पे,
जो टैक्स आएगा उस पे लगाएंगे, ना कि इनकम पे। ठीक है ना, 3 चीजें हो गई, इनकम का 10 मिलियन से ज्यादा होना, रेट का 9 या 10% होना, और उसका किस पे लगना, इन लाइबिलिटी पे। ठीक है, बताएं बेटा कितना आया, 5203,750 एड सरचार्ज। एड सरचार्ज, सरचार्ज कितना लगेगा इस पे, 10%। तो 10% कितना बनता है, 520375। ठीक है, ऐड करो बेटा, अगर मैंने सही ये वर्किंग की है तो। ये सवाल कंप्लीट हुआ, टैक्स पेएबल। बताएं, अच्छा सवाल था बेटा। अगर इनकम सैलरी से हो, यानी 75% एक्सीडिंग सैलरी हो, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ऊपर है, मगर उसमें 75% से ज्यादा सैलरी का कंपोनेंट है, फिर 9% का रेट लगेगा। ठीक है, चले बेटा बताएं कितना बना, 5,724,125। चले बेटा, ये हो गया आपका पहला सवाल, हो गया। ये वो एरिया है जो आप मिस करते हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया मैं आपके सामने लाया हूं बेटा, जो सवाल कैसे बनेगा, ये न्यूमेरिकल बनेगा। अच्छा, एक चीज अब इसी की ऑफशूट बताता हूं, ऑफशूट, इसी सवाल के अंदर एक और सवाल कर पाओगे और वो क्या है, सिर्फ लॉसेज ही हो तो, अगर लॉसेज ही हो। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा एक क्विक रिव्यू देता हूं उन बच्चों को जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया। हमने ये फर्स्ट प्रेडिक्शन की है एक सवाल की, ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शंस आएंगी आज, कि एक सवाल यूं बन सकता है डेटा कि आपको रेजिडेंट बंदा दिया जाए, उसकी पीएसआई, एफएसआई, इनकम और लॉसेस दिए जाए, टैक्स पेड दिया जाए। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर दी गई हैं। एक रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट कनेक्ट किया गया, दूसरा लॉसेस भी मैंने कैसे कनेक्ट किया, पीएसआई एफएसआई से सेटअप होगा कि नहीं होगा, एफएसआई पीएसआई से सेटअप होगा कि नहीं होगा, और फिर क्रेडिट कभी कौन सा बड़ा कभी कौन सा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको एक दफ़ा समझ लें। कर लिया, आर यू ओके बेटा, कर लोगे। अब मेथड क्या था, नॉर्मल फॉर्मेट में लाओ सवाल को, हेड आइडेंटिफाई करो, पीएसआई पहले, एफएसआई बाद में, लॉस देखो सेटअप होगा कर लो, नहीं होगा उसको छोड़ दो, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, फिर सम ऑफ ऑल एड्स आ गया, उसके बाद क्या करोगे, सम ऑफ ऑल एड्स के बाद देखोगे अगर कोई और वर्किंग है तो कर लो, जैसे एग्जाम्पशन का ऐड होना, डिडक्टिबल अलाउंस का माइनस होना, अगर है तो कर लो, नहीं टैक्सेबल इनकम रेट निकालो बिल्कुल नॉर्मल मेथड से। टैक्स आ गया, अब क्रेडिट क्या बताया था, 2 लफ्ज बोले थे मैंने, क्या, पाकिस्तान टैक्स पेएबल, फॉरेन टैक्स पेड, विच एवर इज, ये था बेटा। आगे जाए, चले। अब आपको चूंकि किसी एक मखसूस एरिया की नहीं, पूरे कोर्स की मैंने प्रोडक्शन देनी है, तो सेकंड सवाल मेरा सुनिए। सेकंड सवाल का ताल्लुक थोड़ा थ्योरी और केस से है, थ्योरी नहीं केस है, मगर उसमें नंबर्स भी होंगे, थोड़े नंबर्स भी होंगे। ठीक है, सेकंड प्रेडिक्शन पे आते हैं। मुझे लग रहा है कि ये आएगा, ये क्योंकि ऐसे एरिया हैं जो पास में आपने देखे भी होंगे किसी न किसी वे में। ना फॉरेन टैक्स का आपने कुछ नहीं करना, रेट से ताल्लुक ही नहीं आपका, डोंट इवन बॉदर अबाउट इट, बस फिगर पेड होगी, गिवन हो तब कैलकुलेट, ना हो छोड़ो। अगर वो फॉरेन इनकम पे टैक्स ना देना तो प्लीज डोंट बादर, अनलेस वो कहे वहां इतना रेट था तो वर्कआउट कर लो, ठीक है, अदरवाइज डोंट बादर। ओके, चलिए दोस्तों अब आए। अब एक ना 2 तरीके से सवाल कनेक्ट हो सकता है। कैसे सवाल कनेक्ट हो सकता है, देखें, सबसे पहला कि एक बहुत ब्रीफ 2-3 ब्रीफ चीज़ें हैं जो मैं इसमें कवर करूंगा। मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कवर करूंगा। एक का ताल्लुक डिविडेंड से, एक का ताल्लुक आईफोर्स, ये तो चूंकि वहाँ उस एरिया से हैं, आईफोर्स के एरिया से, जो आप पढ़ते वक्त तो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हो। पाकिस्तान टैक्स पेएबल कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल टैक्स उठाया जो बना सारी इनकम पे बराबर, उस पर जिस इनकम को हम देख रहे हैं जो डबल टैक्स हुई है, यानी फॉरेन सोर्स इनकम ऊपर रखी, टोटल इनकम नीचे रखी। ये फॉरेन सोर्स इनकम ऊपर रखी, ये नीचे रखी। अब आप कहेंगे कि सर 2 क्यों रख रहे हैं, 12 थी ना, तो मैंने कहा 12 तो टैक्स हुई नहीं, उसमें से 10 का लॉस सेट ऑफ हो चुका था बराबर। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़े बेटा। अब
सबसे पहले डिविडेंड का एक एरिया बताता हूँ, डिविडेंड के बारे में एक थोड़ा कॉन्सेप्ट बना दूँ। कॉन्सेप्ट सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थ्योरी में भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल की तरह भी डाल सकता है, और केस स्टडी तो इसकी बनती भी है, अब रिसेंट नहीं बनी मगर चांस है इसके। एक एरिया है जिसमें वो कहता है डिविडेंड है क्या टैक्स में। अब एक बात सुन लो भाई, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कहते हैं टैक्स में, याद रखिएगा, चाहे कंपनी की कोई भी स्टेज दे दे, कंपनी की कोई भी स्टेज दे दे, जैसे कंपनी अगर सपोज कर ले वाइंड अप हो रही है, कंपनी के शेयर कैपिटल को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, कुछ भी हो, अगर कंपनी के पास क्या होगा, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जो रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में होगा। अगर होगा तो वो डिविडेंड में कन्वर्ट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है? अब केस दे रहा हूं आपको। एक केस ये है कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ओके, और इसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। क्या है इसके पास? रिटेन्ड। अच्छा एक सेकंड प्लीज, आसान केस पहले देता हूं, फिर मुश्किल कर दूंगा, क्योंकि ये आप पहले मुश्किल आ गया था। प्राइवेट ऐड करना जरूरी है इसमें, इट्स इजी केस, फिर ट्रिक केस है, तो दोनों करा देता हूं। प्राइवेट लिमिटेड ऐड करो बेटे नाम में। रिटेन्ड अर्निंग्स उसके पास कितनी हैं? उसके पास है 40 मिलियन की रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। कंपनी ने लोन दिया है, लोन टू शेयर होल्डर या डायरेक्टर, डायरेक्टर भी शेयर होल्डर है, मेंबर्स। लोन टू डायरेक्टर की फॉर्म में एग्जामिनर पूछ सकता है, मेंबर बोलने के बजाय वो डायरेक्टर बोल सकता है। अब आप कंपनी लॉ भी शायद पढ़ा हो आपने, नहीं तो पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्टर मोस्टली मेंबर होता है, मोस्टली मेंबर होता है, सम रेयर एक्सेप्शंस होती हैं, बट मोस्टली मेंबर ही होता है। तो अगर वो ये फंसाए ना तो फंसा सकता है। दिस इज द ट्रिक, दिस इज समथिंग न्यू। वो शेयर होल्डर बोल देगा, ज्यादातर बच्चे पहुंच जाते हैं, डायरेक्टर पे नहीं पहुंचते, बट डायरेक्टर भी तो मेंबर होता है। दैट इज वाई दिस इज द ट्रिकी एरिया। एनीवे, लोन दिया है किसने? कंपनी ने। किसको? अपने एक शेयर होल्डर डायरेक्टर को, राइट। लोन की अमाउंट कितनी है? सर जी लोन की अमाउंट है केस वन, 2-3 केसेस बनाऊंगा, ठीक है। केस 1 लोन की अमाउंट है 30 मिलियन, और केस 2 लोन की अमाउंट है 50 मिलियन। ये अलग अलग केसेस करके डिस्कस करेंगे हम, ओके। उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड इशू किया। कंपनी, लिंक कर रहा हूं बेटा, ये लिंक इस तरह है कि ये लिंक करना आपके लिए आसान नहीं है। इशू डिविडेंड, और मजे की बात है, बट ये नया सवाल बनाया मैंने, ऐसा कभी उसने पूछा नहीं है। उस मिलते जुलते पूछे हैं, मगर नयापन लाने के लिए वो ऐसा हरकत कर सकता है। तो डिडंट सेट ऑफ लोन फ्रॉम इट। अब मुझे एक बात बताएं, डिविडेंड कितना दे सकती है कंपनी? भाई 40 है ना, तो 40 दे सकती है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। उसमें भी इस डायरेक्टर शेयर होल्डर के शेयर्स कितने हैं उसके हिसाब से जाएगा ना। अब इस फिगर का किसी से मैच होना जरूरी नहीं है, मगर इससे मैच होना जरूरी है कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। वो ये तो जरूरी है ना भाई, रिटेन्ड अर्निंग से ही तो आता है डिविडेंड। तो मैं यहाँ पे एक फिगर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर पे नहीं टाइम लगाइएगा। 20 मिलियन इसने वो डिविडेंड लिया है। अब आपसे सवाल क्या है, इसमें आपने मुझे बतानी है ऑब्लिगेशंस ऑन कंपनी एंड टैक्स लायबिलिटी। ये नंबर आ गया, टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए, जो बंदा था यहाँ पे मिस्टर ए, जिसको उसने ये डिविडेंड दिया है, ठीक है। अब जरा सोचें क्या क्या कनेक्ट किया है मैंने इसमें। अब आपको लग रहा है यार सादा सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ले भी सादा करके दिखा है। ये है आपका केस स्टडी। ऐसे आपने सोचा नहीं होगा। आए जरा मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूँ, ईजी है। पहला भी ईजी लगा ना, ये भी ईजी है। सिर्फ करना क्या है बेटा, ये वो एरिया आपके लिए है जिन एरिया पे थोड़ी तवज्जो करोगे ना तो तैयारी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बस तवज्जो की तालिब है बस। ऑनलाइन वालों ठीक है बेटा। सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें,
स्क्रीन स्टक कैसे हो गई भाई? ऑनलाइन वालों बेटा क्या स्क्रीन कहाँ पे स्टक है? ये मूव कर रही है? मैं मूव नहीं कर रहा बेटा। शब्बीर बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी बेटा, टाइम बहुत कम है। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए पहली बात क्या है, अब एक डिविडेंड की डेफिनेशन, डिविडेंड की डेफिनेशन में एक स्पेशल केस नोट करें। मैंने कहा नोटिंग करनी पड़ेगी, नोट करो भाई। डिविडेंड की डेफिनेशन में से नोट करो। एक होता है नॉर्मल डिविडेंड, एक होता है डीम्ड डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड आप सबको पता है, जब कंपनी क्या पे करे, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसमें, शेयर होल्डर में, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मगर अगर सुन लीजिएगा वो कंपनी है प्राइवेट, नॉट पब्लिक, वर्ड लिमिटेड लिखा होना ओनली इंडिकेट करता है वो पब्लिक है। वर्ड प्राइवेट लिखा होना साथ में इंडिकेट कर रहा है वो प्राइवेट है। एंड द रूल अप्लाइज टू ओनली प्राइवेट, नॉट टू पब्लिक, नॉट एवरी कंपनी। ओके बेटा, अब रूल क्या है, सिंपल सा रूल है, अगर कौन, प्राइवेट कंपनी क्या दे, लोन क्या दे, प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपको चीजें अल्लाह करे काम आ जाए यार, मुझे तो खुशी होगी कि ये चीजें आपको अगर अल्लाह करे काम आए पेपर में। कंपनी क्या है, प्राइवेट, क्या दे रही है, लोन, किसे, अपने शेयर होल्डर को। वो ट्रिक क्या करेगा, डायरेक्टर लिख देगा, एक ही बात है, वो भी मेंबर ही होता है। तो ऐसे केस में वो लोन उस एक्सटेंट तक, किस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स हो, डिविडेंड बन जाता है। लिखो भाई, डिविडेंड की डेफिनेशन है ना, उसमें लिखी है बात कि अगर कंपनी प्राइवेट हो, क्या हो दोस्तों, अगर कंपनी प्राइवेट हो और वो क्या दे, लोन, किसे, सबको नहीं, किसे, शेयर होल्डर को, तो किस एक्सटेंट तक वो डिविडेंड बनेगा, किस एक्सटेंट तक बनेगा, तो द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वो डिविडेंड बन जाता है। उस पर उसको टैक्स काटना पड़ेगा, उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो डिविडेंड बन चुका है, किसका, उस मेंबर का। ये सवाल पता है किस पे बनाया मैंने, डिविडेंड की डेफिनेशन पे बनाया। ये डिविडेंड की डेफिनेशन पे बेस कर रहा है। आप डिविडेंड की डेफिनेशन को एक दफा अगर चाहें तो देख लीजिएगा। ओके, ये चीज उसमें से ऐसी है जो मुझे लग रहा है आज आ सकती है। ठीक है दोस्तों, मुझे बताएं भैया, पहली बात क्या बताई मैंने, कौन सी कंपनी, मैंने आपको क्या कहा था, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट फोकस, लर्न कर लो बस, छोड़ो, याद है नहीं है, पढ़ा क्या, छोड़ो बस, अभी लर्न कर लो, इन 3-4 घंटों में फायदा ले लो बेटा। पहली चीज क्या बताई, प्राइवेट कंपनी क्या दे, लोन, किसे, मेंबर को, टू द एक्सटेंट ऑफ क्या, रिटेन्ड अर्निंग, वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब दूसरी बात सुनो, मगर कंपनी ने तो लोन दिया था ना, कंपनी ने डिविडेंड थोड़ी दिया था, उसने तो रिकॉर्ड क्या किया, तो जब एक्चुअल डिविडेंड देगी उस लोन से नॉक ऑफ कर दे, उस लोन से नॉक ऑफ कर दे, तो वो एक्चुअल डिविडेंड पे डिविडेंड नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही डिविडेंड बन चुका है। भाई एक्चुअल डिविडेंड जब दिया ना तो पेएबल होगा कंपनी का, कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, कंपनी का रिसीवेबल भी है ना, तो नॉक ऑफ कर दे ना, उससे सेट ऑफ कर दे। ओके, फिर वो डिविडेंड दूसरा वाला डिविडेंड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कि पहली दफा वो लोन की फॉर्म में था, मगर क्या बन के टैक्स हो चुका है, डिविडेंड। तो आपको सेकेंड टाइम जो डिविडेंड होगा, जो लोन को नॉक ऑफ कर रहा है, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मगर अगर कंपनी ने उसको नॉक ऑफ नहीं किया तो वो भी टैक्स होगा। मेरी तरफ से जो इसमें नई चीज है ना, वो ये सेकंड पॉइंट है कि उसने लोन भी दिया, टैक्स हो गया, डिविडेंड देते वक्त उसको लोन से सेट ऑफ नहीं किया, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। बच्चा कहेगा देखें सर एक्सेप्शन है, ओ भाई एक्सेप्शन उस वक्त है जब वो लोन से सेट ऑफ कर दे उसको। बात समझ आई, प्लीज लिख लो, लिख लो। अब मैं आपसे बता रहा हूं, इसमें ऑब्लिगेशन ऑन कंपनी क्या है, ऑब्लिगेशन ऑन कंपनी क्या है, 2 सवाल पूछे थे ना मैंने, तो सवाल क्या है, पहला पॉइंट ऑब्लिगेशन ऑन कंपनी,
तो कंपनी को कहा गया है दोस्तों, आपने अगर लोन दिया, प्राइवेट कंपनी हो, यस, लोन दिया कितना, 30 मिलियन का, जो क्या है, कम है किससे, रिटेन्ड अर्निंग से, ये 30 मिलियन डिविडेंड बन चुका है। मगर दोस्तों इस सेकंड केस में 30 मिलियन नहीं है, 50 मिलियन का लोन है, कितना डिविडेंड बनेगा, ओनली 40, क्योंकि टू द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो सकता है। आई समझ, क्लियर है भाई दोस्तों, ऑनलाइन वालों, एहसन भाई क्लियर है? पॉइंट दोबारा सुनिएगा, अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने मेंबर शेयर होल्डर को लोन दिया टू द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, वो डिविडेंड बन जाएगा। मगर जब डिविडेंड बन चुका है तो असल में तो लोन था, तो रियल डिविडेंड जब आएगा तो कंपनी अपने रिसीवेबल लोन से उसको सेट ऑफ कर दे, तो वो सेकेंड अमाउंट डिविडेंड नहीं कहलाएगा, वो सेट ऑफ हो चुका है। मगर अगर कंपनी सेकेंड अमाउंट को इशू कर दे और लोन को सेट ऑफ ना करे, वो सेकेंड अमाउंट भी डिविडेंड बन जाएगा। क्लियर? आर वी क्लियर? कर लोगे अगर ये सवाल आया तो। इसमें ना लर्निंग वर्निंग कुछ नहीं है, प्रेडिक्शन है। टू द एक्सटेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग 60-40 है और लोन मिला है 50, तो पूरा लोन थोड़ी डिविडेंड बनेगा, 40 तक डिविडेंड बनेगा। सेकंड केस में 40 डिविडेंड 40, क्यों? क्योंकि असल यार देखिए ना, वो असल में आइडिया पता है क्या है? आइडिया ये है कि लोग अपने पैसे कंपनी से डिविडेंड की फॉर्म में निकालना नहीं चाहते, लोन की फॉर्म में निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो लोन की फॉर्म में निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगता, और अगर डिविडेंड की फॉर्म में निकालते हैं तो क्या टैक्स लगता है। तो लोन ने कहा अच्छा लोन को ही मैं डिविडेंड बना देता हूँ, दैट इज द लॉजिक। मगर पैसे निकल कितने सकते हैं, जितना उसके पास रिटेन्ड अर्निंग है ना, तो इसीलिए लिमिट क्या लगाई है लोन पे, ये लोन भी अगर किसी ने लिया है कंपनी से तो वो डिविडेंड उस वक्त बनता है जब रिटेन्ड अर्निंग तो हो। अब अगर ट्रिक क्वेश्चंस देखें जो एग्जामिनर कर सकता है आपसे, कंपनी पब्लिक कर दे, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स ही ना हो, ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या बना, कंपनी का क्या होना, लुक फॉर द कंपनी, कौन सी है, प्राइवेट, लुक फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स, लुक फॉर कि उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व हो। ओके हो गया बेटा? तो इस केस में कंपनी पे ऑब्लिगेशन क्या है दोस्तों, कंपनी पे ऑब्लिगेशन है केस 1 में 30 मिलियन पे और केस 2 में 40 मिलियन पे टैक्स डिडक्ट करना, टैक्स चूंकि उसकी इनकम है उससे डिडक्ट करना। और सेकंड जो रियल डिविडेंड इशू किया गया था वो कितना था, वो था 20, चूंकि उसने उसको लोन से नॉक ऑफ नहीं किया तो वो भी उसका डिविडेंड बन जाएगा, उस पर भी उसको टैक्स डिडक्ट करना होगा। सुनिएगा, यहां पे सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। वो रीपेमेंट कर दे, कुछ भी कर दे, टैक्स लग चुका है उसको, तो पागल होगा कि वो रीपेमेंट करेगा। वो कहेगा मुझे डिविडेंड दोगे ना, उससे नॉक ऑफ कराओ, वो नॉक ऑफ करा देगा। ये गलती की है इन्होंने, 20 मिलियन को पे नहीं करने चाहिए थे। क्या करना चाहिए था, 20 मिलियन को लोन को सेट ऑफ करा देता। तो अगर लोन से सेट ऑफ करा देता तो ये डिविडेंड नहीं बनता। तो लोन वापस करने के बजाय वो क्या करेगा पता है, डिविडेंड के जरिए उस लोन को पे करता जाएगा। क्लियर? और उस बंदे की इनकम कितनी है बताएं? सेकंड सवाल था जी, ए की इनकम कितनी है? ए की एफटीआर इनकम है, क्यों? डिविडेंड एफटीआर में होता है। और उसकी इनकम कितनी है? 30, 40, 70 और 90 मिलियन की उसकी इनकम है, जिस पे वो टैक्स पे करेगा। जो रेट गिवन होगा आपके पास, डिविडेंड का रेट कितना है करंट ईयर के लिए, लास्ट ईयर के लिए 15 था, तो एग्जामिनर अगर पिछला साल यूज करेगा 15 देगा और करंट यूज करेगा तो 20% देगा। कौन से 10 मिलियन? रुके बेटा, लॉजिक समझे। लोन सिर्फ उस हद तक, उस एक्सटेंट तक टैक्स हो सकता है डिविडेंड बन के प्राइवेट कंपनी में जितना कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स हो। तो वो 10 मिलियन लोन ही रहेगा, उसकी नेचर चेंज नहीं की उसने, वो 10 मिलियन लोन ही समझा जाएगा, उसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, 20% से टैक्स लगा लो, कितना बना भाई? एफटीआर का टैक्स कितना बना? 18। सही है? हो गया भाई सवाल? ऑनलाइन आप में से किसने ये लिंकेज सोचे थे कैसे सवाल बन सकता है? नहीं सोचे ना? ओके, चले कुछ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग है तो आप इसको मिला के और नॉर्मल रिवीजन के साथ जाओ, इंशाल्लाह पेपर पास।
जो रिवीजन अच्छी कर लो और ये वाले केस आज के देख लो मेरे ऊपर। ये हाँ बेटा, दो अलग केसेस थे। रुको रुको बेटा एक सेकंड, लेट मी करेक्ट, इसमें एक एरर है। थैंक यू बेटा। वो दो अलग केस थे 30 और 40, तो हम 90 थोड़ी लेंगे यार, ये करेक्ट प्लीज करेक्ट करें। वो दो अलग केसेस थे बेटा, इसमें ये जो कैलकुलेशन है प्लीज रीडू करते हैं। ये जो ऊपर था ना, दो अलग केसेस थे, हमने फिगर लिख ली, जज्बात में हमने सबको ऐड कर दिया। तो आपने अच्छा किया कि हमारे जज्बात को पानी फेर दिया। हाँ बेटा क्या लिखूं यहाँ पे भाई? केस 1 में आएगा 30 और 20, तो 50 हो गया। 50 पे टैक्स कितना बनेगा? और केस 2 को अलग अलग वर्किंग कर लो बेटा। केस 2 में कितना होगा? केस 2 में होगा 40 प्लस 20 60। एक तरफ 60 पे टैक्स होगा, ये अलग अलग केसेस थे, ठीक है। बताएं इतना कितना हुआ इसका? 10, और वहां कितना होता है? 12। ये बेटा करेक्ट हो गया, थैंक यू बेटा, सही है। अगर कंपनी सेट ऑफ कर देगी तो डिविडेंड नहीं होगा, वो लोन पे ऑफ हो जाएगा, और ऐसे केस में जो सेकंड रियल डिविडेंड है वो डिविडेंड नहीं काउंट होगा। सही है, क्या क्लियर हो गई बात? अगले प्रेडिक्शन पे जाऊं? ऑनलाइन वालों क्या अगली प्रेडिक्शन पे जाएं? आपने नोटिंग कर ली? नोटिंग मैंने कहा करनी पड़ेगी यार, ये वो एरिया है जो आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगा। अगर कंपनी 2 पर्सन्स को लोन दे, दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होगी, और डिविडेंड जो होगा फिर उसके हिसाब से आधा आधा कर देंगे, उसकी शेयर होल्डिंग से कर देंगे। ये शहजाद कॉमन सेंस है, और खुरम शहजाद, ठीक है बेटा। अगर 2 लोग होते, दोनों का डेटा गिवन होगा तो फिर हम दोनों में बांट देंगे ना, ओके बेटा, एक की बात नहीं, मगर 2 का चांस कम होता है। एनीवे, तीसरी प्रेडिक्शन, तवज्जो चाहिए बेटा ऑनलाइन वालों। अच्छा बेटा, अब ये एक ऐसी प्रेडिक्शन है जिसके अंदर वो एसेट्स का डिस्पोजल दिखाएगा, एसेट्स का, ओके। और एसेट्स का डिस्पोजल इस तरह दिखाएगा। देखिए मेन सवाल तो आप सबने देखे हैं, मैं उसमें भी आऊंगा कि बिजनेस में सवाल कैसे बनेगा, सैलरी में सवाल कैसे बनेगा, ईओपी के कितने % चांस हैं, मैं आऊंगा उस पर। मगर मैं उस एरिया को पहले कवर करना चाहता हूं जहां पे आपकी तवज्जो कम गई होगी, ताकि वो ये टाइम उसमें ज़्यादा बेहतर यूज़ हो सके, सही है ना। देखिए अब एक प्रेडिक्शन मेरी ये है कि वो दिखाएगा डिस्पोजल, और एक में इसकी वेल्थ की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, वेल्थ स्टेटमेंट के भी चांस हैं, वेल्थ स्टेटमेंट की भी प्रैक्टिस है। वो हालांकि है तो बड़ी आसान, मगर उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा एक सवाल, ठीक है ना। तो वेल्थ वाली बात भी जहन में रखिएगा, वेल्थ के आने के, वेल्थ स्टेटमेंट के भी चांस हैं, मगर वो बहुत सिंपल है, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप देखें कितना आसान है। डिस्पोजल किसका दिखाएगा? एसेट्स का। अब इसमें लिंकेज किस चीज़ का बन रहा है एसेट्स के फॉर्म में? देखिए सबसे पहली बात यह है कि एसेट्स की फॉर्म में अब आपके पास 3 से 4 कैटेगरी के एसेट्स आ सकते हैं। एक नंबर 1 जैसे एसेट क्या आ सकता है, अब मैं आपको अगर एग्जांपल देता जाऊं तो टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, हर किस्म के एसेट्स दे सकता है, ओके। चंद एग्जांपल्स लिखता हूं मैं, और उसकी हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं नंबर्स की फॉर्म में कि इससे सूरत में क्या होगा, ठीक है। सपोज कर लें कि हमारे पास उसने बेचा है कार, ठीक है। तो कार उसने खरीदी कितने की थी, परचेज की, इसकी प्राइस क्या है, ये परचेज है, और ये उसकी CR है, ठीक है। परचेज सपोज करते हैं कि इसकी ये कार 16 लाख रुपए की थी, और आगे चल के उसने जब बेचा, चूँकि गाड़ियों की प्राइस बढ़ चुकी है, तो ये 20 लाख रुपए में 2 मिलियन में इसकी गाड़ी गई है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, ये देखना कि डिप्रिशिएबल है कि नहीं है। तो पहले मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ, फिर मैं आपको रूल बताऊंगा कि कैसे आपका माइंड काम करे, क्या क्या देखे। बल्कि अगर आपको टेंशन हो रही है तो मैं पहले आपको रूल बता देता हूँ कि जब भी एसेट्स के डिस्पोजल आए ना, तो क्या करो, जब एसेट्स का डिस्पोजल 4 से 5 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन देगा, फॉलोइंग एसेट्स डिस्पोज ऑफ हुए हैं। अब उसके अंदर सबसे पहले जहन में क्या रखोगे? सबसे पहले एसेट को क्लासीफाई कैसे करोगे? सबसे पहले बेटा एसेट को क्लासीफाई यूँ करोगे कि कैपिटल के एसेट वाली डेफिनेशन याद है, उस पे बेस बना लो बस। किस पे बेस बनाओगे? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पे। रिमेंबर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन थी, कैपिटल गेन में पढ़ा था आपने, क्या था? नहीं,
property of any kind, property of any kind held by the person except 3 stock in trade, depreciable asset और intangibles, और बस इस पैटर्न पे सोचना है आपने। इसका मतलब है सबसे पहले समझेंगे इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे माइंड को बनाएं। क्या इस डेफिनेशन से वो एसेट इंक्लूड हुआ कि एक्सक्लूड हुआ, ऐसे क्लासिफाई करो। इंक्लूड हो गया तो कैपिटल गेन, ओके, इंक्लूड हुआ तो कैपिटल गेन, एक्सक्लूड हुआ तो 3 एक्सक्लूजन्स थी, करेक्ट? कौन सी वाली है उसकी? पहली बिजनेस इनकम, स्टॉक एंड ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये ना रॉ मटेरियल, तो बिजनेस इनकम में वो एसेट जाएगा बिका तो, ओके। सेकंड थी तो सेकंड क्या थी? डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस। मगर यहां एक ट्रिक है, यहां एक ट्रिक है, प्लीज लिसन। एसेट तो डेप्रिशिएबल था, एसेट तो डेप्रिशिएबल था, नॉर्मली उसको क्लासिफाई एज डेप्रिशिएबल एसेट ही किया जाता है। कैसे? एग्जांपल मशीन, मगर मशीन इन रूट थी, परचेज कर ली, पैसे लग गए, कॉस्ट पे कर दी, इन रूट थी कि जल गई और डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये डेप्रिशिएबल एसेट है, और याद रखना किसी एसेट का जल जाना, चोरी हो जाना, गुम हो जाना, ये एक्सटिंग्विश हो जाना, ये सब डिस्पोजल है। तो डिस्पोजल पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ता है या गेन कैलकुलेट करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि वो डेप्रिशिएट हुई ही नहीं, तो एक्सक्लूजन में नहीं, वो कैपिटल एसेट है। एसेट है, रिकवर कर लिया और डेप्रिशिएट हुआ, रुक जाए, क्या एक दफा भी डेप्रिसिएशन हुई है उसकी? हुई है ना, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो बिजनेस इनकम, वो बिजनेस में चला जाए। डेप्रिशिएट होना एक दफा जरूरी है, यूज होना जरूरी है, वो यूज तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? डेप्रिशिएबल बनता कब है? जब बिजनेस में यूज तो हो, वो यूज नहीं हुआ था, डेप्रिशिएट तो हुआ हो ना, कि डेप्रिसिएशन क्लेम तो हुई हो उस पर। समझ आई बेटा? और आखिरी क्या है? नॉट टैक्सेबल एनीवेयर, नॉट टैक्सेबल एनीवेयर। ये क्या था नॉट टैक्सेबल एनीवेयर? ये था वो मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, ये था मूवेबल प्रॉपर्टी सिवाय वो 6 एसेट्स के, नॉट टैक्सेबल एनीवेयर, किसी हेड में टैक्सेबल नहीं है। इसमें हर मूवेबल प्रॉपर्टी जो हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है वो आ जाएगी सिवाय 6 डिक्लेयर कैपिटल एसेट्स के, ओके। तो आपको जब गाड़ी दी गई ना और नहीं बताया गया कि डेप्रिशिएबल है, तो क्या है ये? एक्सक्लूजन में जा चुकी है चंदा। अभी तो बताया मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, कैपिटल एसेट कैसे? एक्सक्लूजन में गई ना, इसमें यहां से निकल गई ना भाई, डेफिनेशन तो पक्की कर लो। क्यों? वो डेप्रिशिएबल नहीं है और मूवेबल प्रॉपर्टी है, हेल्ड। तो घर के सारे बर्तन, घर के सारे रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी बाइक, तुम्हारी ये सारी चीजें कहीं पे भी टैक्स नहीं होगी। क्लियर है ये बात? ऑनलाइन वालों ठीक है बेटा? अगर एक एसेट है और वो इस्तेमाल हुआ मगर डेप्रिशिएट नहीं हुआ, कि उसके अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम नहीं हुई, तब भी हम उसको डेप्रिशिएबल में नहीं ले जाएंगे। डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है? रिकॉर्ड पे उसकी डिडक्शन तो हो, डेप्रिसिएशन उसके अगेंस्ट क्लेम तो हो। ठीक है सर? बेटा क्लियर है? समझ आ गई है? सारे बता कंफर्म करो, समझ आ गया? अब जब भी एसेट्स के सवाल आएगा ना डिस्पोजल का, क्या कहोगे? सबसे पहले क्या कहोगे? कैपिटल एसेट है कि नहीं है? नहीं है तो कहां, किधर? तो तीसरी कैटेगरी वहां पे क्या थी जो कहीं पे भी कवर नहीं होगी। प्लीज लुक फॉर इट, लुक फॉर इट। ठीक है बेटा? अच्छा, अब सपोज कर लें कि उसने कुत्ता बेचा, ये भी तो प्रॉपर्टी है ना भाई, बेच सकता है ना। ठीक है? कितने का खरीदा था? 20,000 का। ठीक है? अब लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है।
कॉस्ट कितनी थी 20,000, ठीक है। सपोज करें कि इसका डिस्पोजल कितने का होता है 5,000 का, CR 5,000 है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें एक और बात सोचनी थी, ये नया नया एंगल लाया था मैं, आपको याद होगा बिजनेस में बताया था ना, एनिमल का यूज अगर बिजनेस में हो रहा हो तो देखो कि स्टॉक इन ट्रेड है कि नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड है तो कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया, नहीं है तो बिजनेस में यूज हो रहा है ना, तो बिजनेस की डिडक्शन है, ये बिजनेस में एज एक्सपेंस क्लेम होगा, बिजनेस में एज एक्सपेंस क्लेम होगा। कितना अमाउंट, जितने का खरीदा, और क्या माइनस करेंगे, जो उसके डिस्पोजल पे या कोई अमाउंट मिला, तो ये क्या है बताना पड़ेगा ना हमें, कौन सा कुत्ता भाई, जाती इस्तेमाल का, जाती क्या इस्तेमाल करते हो भाई, मेरा पेट है भाई, घर पे पाला हुआ है, फिर वो यहाँ नहीं आएगा, वो बिजनेस में नहीं जाएगा। फिर सवाल क्या बनता है, वो कहाँ जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, तो आप ये पर्सनल यूज क्या है उसका, इसका मतलब है कि ये इस तरह डिसाइड करेंगे ना चीज़ों को। चले बेटा नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्पल्स लिखे, सवाल में तो कुछ भी आ सकता है, मगर मैंने तरीका बता दिया आपको, ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। सपोज करें कि एक मशीन है जिसको हमने ख़रीदा था 10 मिलियन का, और CR जो हमें मिलती है वो 8 मिलियन मिलती है, मगर ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, इसमें एक और फिगर भी आपको चाहिए, WDV या डिप्रिसिएशन। तो इस एसेट के अगेंस्ट या तो WDV गिवन होगा या आपके पास इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 6 मिलियन, ओके दोस्तों। इसके अलावा आपकी जाती लैंड, कौन सी लैंड, पर्सनल, आपकी इवन बिजनेस की लैंड भी डाल देता हूं, बिजनेस, ठीक है। एक और एसेट बढ़ा देता हूं, देखिए नॉर्मल एसेट्स तो आपने देखी है ना, ज्वेलरी, स्कल्पचर, पेंटिंग, वो सारे कैपिटल एसेट्स ही हैं, वो आप पकड़ लोगे, मगर जो जहाँ पे फंस सकते हो वो मैं वहाँ लिख रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करें कि इसके अंदर लैंड आ गई, ये आ गया, और इसके अलावा हम डाल देते हैं इसके अंदर एक अदद डाल देते हैं, कौन सा एसेट इसमें है, हाँ ये वाला एसेट है, चलो कोई वजह है उसकी वजह से पेंटिंग लिखता हूँ, ठीक है, पेंटिंग लिख देता हूँ, देखिएगा क्यों, पहले इसी को लिख देता हूँ। 1 मिलियन की पेंटिंग खरीदी थी हमने, और 8 लाख रुपए की वो पेंटिंग हमने बेची है। लैंड कितने की थी दोस्तों, सर जी लैंड थी 12 मिलियन की खरीदी हुई, और अब जब हमने डिस्पोजल किया है तो 20 मिलियन की है। ये 10 मिलियन की खरीदी हुई थी, और ये हमने जो बेची है तो ये महंगी थी, 25 मिलियन में गई है। अब आपसे मेरा सवाल क्या है कि इन एसेट्स पे आपसे जो सवाल पूछा जाएगा ना, एसेट के डिस्पोजल पे, याद रखना इंडिपेंडेंट सवाल 2 किस्म के बनते हैं, एक ये, एक अगला बनाऊंगा। इसके बाद जो सवाल बनाऊंगा अभी बता देता हूं आपको, इसके बाद जो बनता है इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन का, वो सवाल बनता है किस चीज पे, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस, ये यूं बनता है। वो अलग अलग चीजें हैं, एसेट अलग है, डिस्पोजल अलग है, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस अलग है। वो चाहे तो मर्ज कर दे, कुछ ट्रांजैक्शंस दे दे, मगर मेरा ख्याल ये है कि डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे जब सवाल बनेगा ना, तो आपको सिर्फ जहन में ये रखना है कि कैपिटल एसेट है कि नहीं है, नहीं है तो कहाँ गया, बस आप फैसला कर लोगे। आए जरा फैसला करते हैं बेटा इस सब में। पहले कार नहीं बताया गया कौन सी है, तो कौन सी होगी, पर्सनल। बाबर मैंने कुछ बेटा शेयर कर दिए हैं इस पे, अभी करंट पे टॉपिक पे फोकस रखो, फिर मैं आगे चल के इस पे भी गाइड करता हूं। बताएं जरा बेटा क्या होगा इसमें, कार पर्सनल, गेन हुआ है कितना, 4 लाख रुपए का गेन है। क्या लिखेंगे इस पे, दिस गेन ऑफ, कैलकुलेशन करोगे, वर्किंग दोगे कि जी इसमें हमने परचेज किया था, कॉस्ट थी 1.6 की, बेचा है 2 मिलियन का, गेन आ रहा है 4 लाख रुपए का, विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड। फिर रीजन दोगे, इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या होती है, रीजन देना, लॉजिकल रीजन नहीं, लीगल रीजन, बिकॉज क्या, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ
कैपिटल एसेट एंड नॉट इंक्लूडेड अंडर एनी हेड। उसको अदर सोर्स ने भी शामिल नहीं किया था, क्योंकि अदर सोर्स में क्या लिखा है, इनकम ऑफ एनी काइंड, गेन नहीं लिखा वहां, ये गेन है। तो 4 लाख रुपए कहीं पे भी टैक्स नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, डॉग। अगर ये सिक्योरिटी डॉग है तो फिर क्या करोगे, क्या करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्या करेंगे, क्या वी कहेंगे कि सिंस द एनिमल इज यूज्ड इन बिजनेस, टाइम कम है तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा, तो आप लोग इसको सुन लो, वरना इसको रिकॉर्डिंग में सुन लेना, इस किस्म के जवाब कैसे लिखते हैं। सिंस द एनिमल, द डॉग इज एन एनिमल एंड इट इज यूज्ड इन बिजनेस, ये जुमला लिखना जरूरी है। अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड, देयरफॉर द टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसने उसको डिस्पोज कर दिया है, क्योंकि जब वो एनिमल नो लॉन्गर यूजफुल फॉर बिजनेस, व्हेन द एनिमल इज नो लॉन्गर यूजफुल, परमानेंटली यूजलेस हो जाए फॉर बिजनेस या डाइड हो जाए, तो परमानेंट यूजलेस में बेचना भी तो शामिल है ना। तो द टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शन, कितनी 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 डिडक्शन दोस्तों, ये जितने पैसे आते हैं वो माइनस किए जाते हैं, उसमें से रिड्यूस किए जाते हैं। 15,000 की डिडक्शन उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में मिल जाएगी इस ईयर में, करंट ईयर में, जब उसने उस एनिमल को बेचा। मगर ये कब होगा, जब वो सिक्योरिटी डॉग हो बिजनेस में यूज हो। और अगर ये डॉग स्टॉक इन ट्रेड था, तो जब उसने बेचा तो उसकी कॉस्ट एज ए स्टॉक इन ट्रेड माइनस हो रही होती है, कॉस्ट को माइनस करते हैं, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में ही वो उसकी ट्रीटमेंट होगी। और अगर ये पर्सनल है तो अब तुम बताओ, नॉट टैक्सेबल एनीवेयर, क्यों, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, ओके हो गया भाई। मशीन डेप्रिशिएबल एसेट है दोस्तों, जिसमें आपके पास डेप्रिसिएशन गिवन है 6 की, माइनस करें 10 से 6, तो आपके पास WDV 4 की, बिका कितने का, 8 का, गेन कितना आया है 4 मिलियन। ये कहाँ टैक्स होगा, बिजनेस इनकम में, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट का बिकना बिजनेस में आता है। नीचे मैंने ये लिखा है, मशीन 10 है, कॉस्ट 10 थी, डेप्रिसिएशन 6 की थी, ये देखें 6 की डेप्रिसिएशन, तो 4 की WDV, CR 8 से 4 माइनस 4 हो गया ना। क्या हो बेटा, देखिए ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर इंपेयरमेंट लॉस हो तो, इंपेयरमेंट की बात कर रहे हैं ना बेटा, एसेट जो है वो रिवैल्यू हुआ, इंपेयरमेंट हुई। एक बात सुन लें, इनकम टैक्स लॉ किसी रिवैल्यूएशन को नहीं मानता, किसी रिवैल्यूएशन को नहीं मानता, एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल डेप्रिसिएशन को मानता है। तो अगर वो रिवैल्यूएशन सरप्लस नेगेटिव है, पॉजिटिव हो तो ये भी तो हो सकता है ना। आप कह रहे हैं जी रिवैल्यूएशन सर्विस नेगेटिव, पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ गई तो उसको क्या डेप्रिशिएट करोगे क्या। मशीन थी 10 मिलियन की, रिवैल्यू होकर 25 की हो गई है, 25 थोड़ी डेप्रिशिएट करेंगे हम, क्योंकि इनकम टैक्स में एक्चुअल एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है। तो ना वो पॉजिटिव को डेप्रिशिएट करने देगा, वो नेगेटिव को डिडक्ट करने देगा, नहीं, एक्चुअल फिगर पे जाएंगे। आए बेटा लैंड पे, पर्सनल हो तो क्या करेंगे भाई, लैंड पर्सनल हो या बिजनेस हो, दोनों की ट्रीटमेंट एक है, क्योंकि जब लैंड बिजनेस की होती है तब भी डेप्रिशिएबल नहीं है। दोनों सूरतों में वो कैपिटल एसेट है, दोनों सूरतों में वो कैपिटल गेन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। और दोनों सूरतों में हम क्या करेंगे, ये 20 से 12 माइनस होता है, कितना बचता है 8, और ये माइनस होता है, कितना बचता है 15। इसको दोनों को कैपिटल गेन में टैक्स करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले रेट्स पे। आए इस पे, ये क्यों लिखा मैंने, इसको लॉस करा दिया मैंने। याद है आपको वो जो 6 डिक्लेयर्ड कैपिटल एसेट्स हैं, उसके लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो हम कहेंगे ये है तो कैपिटल गेन, मगर फिर इसका अमाउंट जो होगा वो 2 लाख का लॉस नहीं होगा, बल्कि नॉन रिकॉग्निशन की वजह से इसको हम इग्नोर करेंगे। लॉस हुआ बट लॉस विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, वो इग्नोर होगा, क्योंकि ये एक ऐसे एसेट पे हुआ है जिस पे लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया बेटा। क्लियर।
ओके हो गया बेटा? कुछ फ़ायदा है? हाँ भाई, कुछ फ़ायदा है? ऑनलाइन वालों बेटा कुछ फ़ायदा है? जल्दी जल्दी बताओ। कौन सा? डॉग का? देखिए, अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल होता है तो दो तरीके होते हैं एनिमल के। स्टॉक इन ट्रेड भी बन सकता है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाएगी उसकी वैल्यू। और दूसरा होता है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ हो या किसी और बिजनेस के यूज़ आता हो, तो बिजनेस में यूज़ आएगा तो फिर उस केस में रूल ये है कि आप उससे उसकी कॉस्ट को डिडक्ट करोगे बिजनेस में से, बशर्ते कि जब वो बिजनेस में यूज़फुल ना रहे, मर जाए या यूज़फुल ना रहे, परमानेंटली यूजलेस हो जाए बिजनेस के लिए। तो परमानेंटली यूजलेस होने का एक तरीका क्या है कि उसकी सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो गई, ठीक है, या वो सपोज करें कि उसको बेच दिया गया, तो उस वक्त उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसके एक्सपेंडिचर को। इसका मतलब जब आप खरीदते हैं उस वक्त डिडक्शन नहीं मिलती, ओवर द यूजफुल लाइफ उसकी डेप्रिसिएशन की तरह डिडक्शन नहीं मिलती, जब वो एंड हो जाती है तो डिडक्शन मिलती है। दिस इज अ पॉइंट टू क्लेम डिडक्शन। तो हम कहेंगे बिजनेस में अब वो पॉइंट आ गया जिसमें इसकी डिडक्शन क्लेम करो, मगर जो अमाउंट अगर उसको डिस्पोज करते वक्त मिला है वो माइनस करके बाकी कॉस्ट को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलें अब ये तो एक मैंने जैसे आपको कहा इसकी कोई लिमिट नहीं है इस सवाल की। किस सवाल की लिमिट नहीं है? ट्रांजैक्शंस। मगर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बेटा ट्रांजैक्शन का ज्यादातर सवाल सेक्शन 21 से होगा। डिडक्शंस नॉट अलाउड, डिडक्शंस नॉट अलाउड। वो जो यूनिकनेस होती है ना, बाबर आज कौन सा रोज़ा है? इसने आज चांद देखा है, बाबर ने कहता है रमज़ान मुबारक सर जी। खैर मुबारक बेटा। आज उसको होश आया ना, पेपर की तैयारी में मगन था बेचारा। अच्छा बेटा, तो डिडक्शंस नॉट अलाउड जो है ना, ये डिडक्शंस नॉट अलाउड में से ज़्यादा चांस है। और मैंने कल एक वॉइस नोट भी शेयर किया है ग्रुप के अंदर, जिसमें पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ। पूरा रिवाइज भी मैंने कराया ग्रुप के अंदर। अगर आप देखेंगे तो मैं वॉइस नोट्स वो हर एक चीज़ के दिए हैं, तो पूरा का पूरा ये 20 डिडक्शंस मैंने इसकी रिवाइज भी कराई हैं। बट नाउ अब मैं अगर आपको बताऊं, अब मैं वर्बली बताता जा रहा हूं कि इसमें क्या आ सकता है। सपोज कर लें, अब मैं अगर स्टार्ट करूं उससे कि इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, और मैं आपसे वर्बली ज़रा रिवाइज कराने के लिए सवाल जवाब की फॉर्म में पूछता हूं कि बताओ इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, तो प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको इस सवाल की। ठीक है दोस्तों? ठीक है, चलें बेटा एक मुझे बात बताएं। एक पर्सन को जो सैलरीड इनकम कमा रहा था उसे गोल्डन हैंडशेक मिला है, और एम्प्लॉयर ने करंट ईयर की इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स काट लिया है। आप बताएं इसकी टैक्सेबिलिटी क्या थी? आपको डेटा गिवन क्या है कि एम्प्लॉयर ने करंट ईयर की इनकम में ऐड करके और गोल्डन हैंडशेक को टैक्स कर दिया। आपसे पूछा जा रहा है टैक्सेबिलिटी क्या है, आप क्या कहेंगे? इस इनकम पे उसे दो ऑप्शन हासिल थे। एक ऑप्शन ये था जो उसके एम्प्लॉयर ने किया, मगर दूसरा ऑप्शन क्या था? एवरेज रेट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, जो कैसे कैलकुलेट होगा? 3 साल का टैक्स डिवाइडेड बाय, और ये ऑप्शन उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड केस सुनिएगा। सेकंड केस ये है कि एक टेनेंट ने, गौर से सुनना, गौर से तवज्जो से, ये मुश्किल सवाल दे रहा हूँ, इजी नहीं है। आई होप कि ये आपको फ़ायदा दे दे यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये हैं कि जो इस पर मैंने कम से कम भी अच्छा खासा टाइम लगा कि ये प्लानिंग करके आया हूँ कि मैं ये चीज़ें इनको कवर कराऊँ आज, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ऐसा ना हो ये आ जाए और आपकी तवज्जो ना गई हो उस तरफ। तो इसमें एक सवाल है कि एक टेनेंट ने ओनर की बिल्डिंग पे खर्चा किया। सुनना मेरी बात, एक वर्ड है ना, उससे ये केस मैंने निकाला है। और ये जो आज आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये लॉ नहीं है, लॉ की एप्लीकेशन है। ये सब आपने लॉस पढ़े हुए हैं, कोर्स पढ़ा हुआ है, मगर लॉ को अप्लाई करते वक्त वो कहाँ कहाँ जा सकता है वो मैं लाया हूँ चीज़ें। ये लॉ नहीं है कि सर हमने तो ये नहीं पढ़ा। भाई कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लॉ की। एप्लीकेशन तो एग्जामिनर की मर्जी कहीं से भी लाए, तो इसीलिए वो एप्लीकेशन का मैं गैप फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक अपना ओनर ने टेनेंट को दिया प्रॉपर्टी रेंट पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग है। अब मतलब सुनना, टेनेंट ने उस पर खर्चा किया। खर्चा सुनना कैसे? टेनेंट ने किया जो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट करता है बिल्डिंग में, जिसका फायदा ओनर को मिलेगा। कैसे? नया कमरा बना दिया और उस पर खर्चा हुआ 8 लाख रुपए का। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? किस चीज़ की डिडक्शन?
ट्रांजैक्शन तो समझो पहले। ट्रांजैक्शन दोस्त ये है कि खर्चा करने वाला एम्प्लॉय वो ओनर नहीं है, टेनेंट है। उलट कर दिया मैंने, टेनेंट को मैंने मांगा, ये टेनेंट भाई तू खर्चा कर, कितना, 8 लाख रुपए का। किसकी प्रॉपर्टी पे? अपनी, नई ओनर की। अब सवाल क्या है कि अगर ये खर्चा कर दे जो इसको फायदा दे, तो वहां वर्ड इस्तेमाल हुआ था डेफिनेशन में कंसीडरेशन। तो दोस्तों ये भी रेंट में जा सकता है। रेंट की डेफिनेशन क्या है? जो कंसीडरेशन दी जाती है, तो वर्ड कंसीडरेशन में ये भी तो आ सकता है ना। मुझे क्या पता, पूछना ले भाई, ये लॉ नहीं है, ये एप्लीकेशन है मेरी, ऐसी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है मेरी। भाई देखो रेंट का डेफिनेशन निकालो, देखो उसमें वर्ड कंसीडरेशन है, तो उसमें तो ये आ सकता है ना, बशर्ते के ऐसा खर्चा हो जो इसको फायदा दे। भाई उसने कोई ऐसी चीज प्रॉपर्टी में की जिसका उसको खुद को फायदा, फिर यानी रोजमर्रा की कोई उसने काम किया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, ऐसा खर्चा टेनेंट करे प्रॉपर्टी पे जिससे प्रॉपर्टी इंप्रूव हो, तो किसका फायदा? ओनर का। वो किसमें शामिल करेंगे खर्चे को? वो भी रेंट है। समझ आई बेटा? ये कुछ मुश्किल है, मैंने कहा मुश्किल है भाई, आप पिक नहीं कर पाएंगे, बट सीख लिया ना, अब तो कर लोगे ना। बिस्मिल्लाह। एक और ट्रांजैक्शन सुने बेटा, ये इजी है, इजी इजी कर लोगे यार। मैं इजी चीज़ें आज लाया ही नहीं हूँ, इजी मुझे पता है तुम लोग आराम से कर लोगे, मगर एक आज इजी ट्रांजैक्शन है। ओनर ने लैंड रेंट पे दी और सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया 12 लाख रुपए का, क्या करोगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट को टैक्स नहीं करेंगे, डिवाइड बाय 10 नहीं होगा, क्योंकि वो लैंड के अगेंस्ट है, बिल्डिंग के अगेंस्ट होता है। सेकंड, थर्ड सुने, एक और केस सुने। प्लॉट रेंट पे दिया गया, मगर प्लॉट रेंट पे दिया गया 1 लाख रुपए पर मंथ है, प्लॉट रेंट पे 1 लाख रुपए पर मंथ, मगर टेनेंट ने कहा मुझे रिपेयर करके दो। उसने कहा पागल, रिपेयर थोड़ी होता है। नहीं, रिपेयर नहीं, क्या रिपेयर करना था? वो जो आउटसाइड की बाउंड्री वॉल थी, रिपेयर करके दो। अब मजे की बात क्या है, ये रिपेयर एक्सपेंस इनकर हो गया है, रिपेयर एक्सपेंस रियल में इनकर हुआ है बाउंड्री वॉल पे, मगर रेंट पे बिल्डिंग है या प्लॉट है, तो रिपेयर अलाउंस नहीं मिलेगा। भाई रिपेयर का असल खर्चा इग्नोर होगा, क्योंकि रिपेयर का एक्सपेंस नहीं मिलता, अलाउंस मिलता है, और अलाउंस यहां नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी लैंड है। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, बिजनेस में आएंगे। बिजनेस में तो ज्यादातर 21 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं से लाके और एक सवाल बना सकता है। मगर प्लीज एक बात सुनना मेरी, लिखने का तरीका क्या है बेटा? लिखने का तरीका ये है कि उसके रीजन जरूर देना, लीगल रीजन, कि ये ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो तुम। उसको लिखते वक्त प्लीज बताना कि यार ये जो हमने कहा डॉग, तो क्यों, वो क्यों का जवाब लॉजिकल नहीं, लीगल होना चाहिए। जो आपने लॉ पढ़ा है वो होना चाहिए वहां पे, लॉ रिप्रोड्यूस नहीं करना। ग्राउंड रेंट वाला बता दूं, ग्राउंड रेंट क्या है भाई दोस्तों, ये रिवाइज करा देता हूं, जिसमें प्लॉट किसी और का, लैंड किसी और की। प्लॉट एक ओ का था, इस पे बनाने वाली बिल्डिंग का ओनर ए था। अब ए इस बिल्डिंग को रेंट पे दे देता है बी को, तो बी से जो रेंट मिलेगा ए के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, मगर ए को ये प्लॉट चूंकि उसका नहीं था तो पेमेंट करनी होगी किसे? ओ को। वो उसका एक्सपेंस बन जाएगा ग्राउंड रेंट का, और वही इसकी ग्राउंड रेंट की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी। क्लियर हो गया बेटा? ये मैंने आपने पढ़ा था, ग्राउंड रेंट यही था ना, क्लियर ना भाई? ठीक है दोस्त, चलें आगे बढ़ें। अच्छा, अब एक सवाल करके छोटा सा ब्रेक करूंगा, ठीक है। एक केस स्टडी देता हूं और फिर उसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक करूंगा, फिर हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एक सेशन और होगा, तो इंशाल्लाह अच्छा खासा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और हमारी कोई ये 4th या 5th प्रेडिक्शन है, आई थिंक दिस इज 4th, ठीक है।
और वो ये है, एक केस देता हूं आपको। ए और सवाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नॉर्मल सवाल है ही नहीं, आज ट्रिकी सवाल है, मुख्तलिफ जगह से ट्रिकी सवाल है। ए इंटेंड्स टू सेट अप अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ओके, ये ए इंटेंड्स टू सेट अप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। बिफोर लॉन्च ऑफ बिजनेस ही हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। स्टार्ट अभी नहीं किया, लॉन्च नहीं किया, मगर उससे पहले इसने क्या किया है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की हैं। ठीक है, नंबर 1, इसने लोन लिया है बैंक से और 2 मिलियन का लोन एक दोस्त से लिया है। दोस्त के लोन है 12 मिलियन के। ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रा, और ट्रिकी सवाल भी है, इसको ज़रा समझ के इसको आप एक दफ़ा अटेम्प्ट कीजिएगा। ये है कि ए इंटेंड्स टू सेट अप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। बिफोर लॉन्च ऑफ बिजनेस ही हैज़ एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बिफोर लॉन्च ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस उससे पहले हुई हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, लोन लिया है इसने, बैंक से लोन लिया है उसने दोस्त से, और इसने इंटरेस्ट बैंक को पे किया है 1 बिलियन का, चूँकि साल गुजर गया था उस लोन को। और इसके बाद उसने मशीन परचेज़ की इस लोन से 12 मिलियन से, और पे किया है इसने सैलरी टू इंजीनियर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, और इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 5 लाख। दोबारा सुनिएगा, यहाँ से इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 मिलियन का पे किया, मशीन परचेज की, सैलरी पे की टू इंजीनियर, और सैलरी का अमाउंट भी दे देता हूँ, सपोज कर लो कि 12 लाख रुपए है, 1 लाख पर मंथ उसको दिया है, और 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। ओके, अब आपने बताना क्या है मुझे
कि इस केस में आप उसको ये ट्रांजैक्शन वो कर चुका है, अब आप इसकी टैक्स ट्रीटमेंट बताएंगे इस बंदे को ईच ट्रांजैक्शन की, कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन की है वो आपके पास आया है कि मुझे ज़रा बताओ कि मैंने जो ट्रांजैक्शन की वो कैसी हैं, टैक्स की इम्प्लीकेशन क्या है ईच ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन पे। पहली ट्रांजैक्शन क्या है बताएं, क्या है इसकी ट्रांजैक्शन, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इसकी। भाई बैंक से लोन लिया है, कैश, क्या मतलब है कैश का, बैंकिंग चैनल से नहीं लिया ना, बैंकिंग चैनल से नहीं लिया ना, बैंक से लोन अप्रूव हुआ, बैंक में चला गया, बैंक ने क्या कहा भाई, उसने कहा जी देखो नॉर्मली बैंक क्या करता है अकाउंट खोल के उसमें पैसे डाल देगा, इसने अरेंजमेंट की कि यार मैं अकाउंट आपके पास नहीं खोलूँगा, मैं पैसे आपको पे करूँगा। अब नॉर्मली ये मुमकिन नहीं है, मैंने किसी और वजह से इसको ट्रिक करने की कोशिश की है, मगर सपोज कर लें एक बैंक ने कर लिया और उसको पैसे हाथ में दे दिए कि ले जा जाके अपने बिजनेस में खर्च कर और हर महीने आके हमें पैसे वापस लौटा देना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये बैंक का लोन है विच इज़ लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और अगर ये बिजनेस में इस लोन को यूज़ करेगा, याद है आपको कि अगर लोन का बिजनेस में यूज़ होगा तो उसकी डिडक्शन मिलेगी, तो हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कैश में रिसीव होना और वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इस पे नो टैक्स इम्प्लीकेशंस, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है उस पे उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सिंपल लोन ले रहा है, चाहे बैंक से तो है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैश भी मिल जाए तो कोई टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं है। असल है ये, जिसके लिए मैंने ट्रिक किया आपको, ये याद रखना, इस ट्रांजैक्शन को आ जाएगी, आ सकती है। और ये क्या ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है दोस्तों कि अगर आपने लोन लिया है कैश में नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इट बिकम्स योर इनकम। 4 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हाइपोस में याद है, लोन, गिफ्ट, एडवांस, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स रिसीव करोगे, अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल, किसी ऐसे बंदे से जो एनटीएन होल्डर नहीं है, आपकी इनकम बन जाएगी आईफोस की। इसमें हम क्या कहेंगे कि भाई तूने गलती कर दी, दोस्त से ये 2 मिलियन का लोन कैश में नहीं लेना था, इट हैज बिकम योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सही है भाई। तीसरी ट्रांजैक्शन, हाँ बेटा आता हूँ उसकी तरफ, सबको पढ़ता हूँ। तीसरा है, अगर यही लोन बैंकिंग चैनल से लेता अपने दोस्त से तो एनटीएन होल्डर वो दोस्त होता, तो ऐसे केस में हम उसको कुछ नहीं करेंगे। ये एक प्रोविजन है आईफोस का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, इसमें 4 अमाउंट्स को कहा गया है, लोन, गिफ्ट, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स और एडवांस। ये अगर किसी ने रिसीव किए हैं कैसे, अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल यानी कैश में, तो क्या हो जाता है, इनकम बन जाती है। तो दोस्त वाला लोन इनकम बनेगी, बैंक वाला नहीं बनेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जैसे चाहे लोन लो, वो इनकम नहीं बनती, वो एक्सक्लूड किया गया है उसको। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट पे किया उसने, बताओ फंस गए। कितनी आसान ट्रांजैक्शन है, डिडक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं है, डिडक्शन मिलेगी। क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ है। मगर भाई एक बात बताओ, ये एक्सपेंस इनकर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर एक साथ डिडक्ट नहीं होता, 20% से एमर्टाइज होता है। ऊपर क्या था, बिफोर कमेंसमेंट, क्यों नहीं आपने देखा उसको, है ना, बताएं जरा। तो पेड हुआ, परचेज मशीन परचेज किए लोन से, नो टैक्स इम्प्लीकेशंस, मशीन को आप परचेज कर सकते हैं, नो टैक्स इम्प्लीकेशंस। पेड सैलरी, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है ये, इनकर्ड प्री कमेंसमेंट है। इसका भाई कितना प्री कमेंसमेंट है, एक तरफ 1 मिलियन, एक तरफ 1 मिलियन, दूसरी तरफ 12 लाख सैलरी का, उसके बाद क्या है 5 लाख, ये सब ऐड करेंगे, कितना बना 2.7। और करंट ईयर में जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है क्या करेंगे, इसका 20% एमर्टाइज हो जाएगा बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, 20% स्ट्रेट लाइन से। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर याद है आपको,
ये हर वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस एक्सपेंस इनकर होने से पहले इनकर होगा, इंक्लूडिंग तीन, एक्सक्लूडिंग 3। याद है वो इंक्लूडिंग 3 कौन से थे जिनको शामिल किया गया था? फिजिबिलिटी स्टडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये शामिल हैं इसमें, इसको भी शामिल करेंगे। 3 एक्सक्लूड कौन से थे? डेप्रिशिएबल एसेट, इंटेंजिबल डेप्रिशिएशन में शामिल है, और लैंड। तो यहाँ पे क्या था? लोन है। अब ये एक बात आप कर सकते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के वो लोन चूंकि एसेट में यूज हुआ तो बोरोइंग कॉस्ट की वजह से वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन सकता है, तो वो डिप्रिशिएट होगा। मगर टैक्स में ये ट्रीटमेंट नहीं है। टैक्स कहता है कि जो आपका प्रीवियस भी होगा ना, उसको भी आप रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मगर चूंकि इनकर वो बिजनेस से पहले हुआ है तो इट इज़ बेटर कि हम उसको प्री कमेंसमेंट में कर दें। मगर अगर कोई इसको कॉस्ट का हिस्सा बना के और वहाँ पे भी लेके जाता है, यानी अगर कोई बच्चा ये लिखे कि चूंकि ये मशीन के लिए इंटरेस्ट पे हुआ, देयरफॉर मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, वो 12 नहीं 13 मिलियन होगी, तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि लॉ इस पर बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये भी करेक्ट है, ये भी सही है, इसको भी करेक्ट मानते हैं हम। रियल लाइफ में चाहे उसको डेप्रिशिएट करने की तरफ ले जाओ, चाहे प्री कमेंसमेंट की तरफ ले जाओ, मगर टोटल डिडक्शन नहीं मिल सकती। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर? अच्छा सवाल था। ओके, चलो अब छोटा सा ब्रेक कर लो बेटा, 5-10 मिनट का, उसके बाद मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है? कुछ फ़ायदा हो रहा है? कोई ऐसा एरिया जिसमें आपको परेशानी हो तो बता दो, मैं अभी भी हमारे पास टाइम है, मैं उसको ले आऊँगा। अब मैं आपको एक सवाल करवाऊँगा इसका जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट का। एक वेल्थ स्टेटमेंट बनाना सीख लेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं रिमेनिंग जो सवाल सोच के आया वो करवाऊँगा। काफ़ी छोटे छोटे सवाल भी हैं बेटा, मगर ये सवाल ऐसे हैं कि जो अगर आ गए ना तो दुआएं दोगे, नहीं आए तो फिर एफर्ट तो की ना हमने। ज़रूरी थोड़ी है कि हर सवाल में करा रहा हूँ वो आ जाए, बट मेरी एफर्ट ये है उन एरिया की तरफ तवज्जो दिलाऊँ जो शायद आ जाए। ठीक है? चलो बेटा ब्रेक कर लो ऑनलाइन वालों, 5 मिनट का ब्रेक है, ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट का ब्रेक है, 10 नहीं 5 मिनट। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन वालों बेटा सीखे। जो कॉस्ट इनकर होती है उस पे फ्रेड पे, तो उसकी डिडक्शन मिलती है अगर कैश पे हो। इनकम टैक्स की बात करें बेटा? इनकम टैक्स। हाँ बेटा, क्यों नहीं, फ्रेट तो बिजनेस का एक्सपेंस है। तो आज मैं एक सवाल करा तो उसमें दी भी नहीं। वो इस वजह से नहीं होगा, कोई और वजह होगी ना, उसकी कोई वजह होगी डिडक्शन ना देने की। सिर्फ फ्रेट होने की वजह से नहीं है कि डिडक्शन ना मिलती हो, कोई ना कोई वजह होगी। हाँ, वो रीज़न हो गए ना, देखें तो फ्रेट होने की वजह से थोड़ी डिसअलाउ किया उसने उसको। तो नहीं, अच्छा, मैंने ग्रुप पे एक सवाल शेयर किया है वेल्थ स्टेटमेंट का, ये निकाल लें। उसको डिडक्शन नहीं अलाउ होगी ना? नहीं, वो रीज़न क्या है, वो रीज़न आइडेंटिफाई करें। कैश का फिर अमाउंट कितना है? 280 थी, तो 2.5 लाख से ऊपर हो गया, तो इसका मतलब ये फ्रेट की वजह से डिसअलाउ नहीं हुआ। ये सेक्शन 21 में लिखा है कि अगर कोई एक्सपेंस अगर आपका इंडिविजुअली 25,000 से ऊपर हो और सम टोटल 2.5 लाख से ऊपर हो तो चेक से पे होना चाहिए। तो उसने कैश से पे किया, दैट इज़ बाय। मगर इसमें एक बात क्या है, एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं?
एक्सेप्शन ये हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जिनको अलाउ किया गया है, तो उसमें फ्रेट एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब है कि डिसअलाउ नहीं करेगा, उसको अलाउ करेगा। सर उसने डिसअलाउ कर दिया तो मतलब नहीं 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 नहीं, गलत किया, गलत पास किया। पेपर में आया हुआ नहीं 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 बेटा, पास पेपर स्पेसिफिक हो जाओगे ना तो मैं गाइड करूंगा और आपका फ़ायदा होगा कि पास पेपर कौन सा, लॉ चेंज होता रहता है बेटा। 20 का था वो। हाँ तो 20 में वो रूल डिफरेंट होगा। उसने ये था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ये था कि 280 उसने इनकर किया है और ये प्रॉफिट में शामिल है और ये इन कैश में मैंने उसको एड बैक किया, बट ये कि जब मैंने आंसर टैली किया तो नहीं। उसने नहीं किया हुआ था। नहीं, सही किया था ना उसने, वो देखें एक आजा प्रॉफिट में शामिल है का मतलब क्या है। देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, मुझे देखो। इसने कहा कि एक प्रॉफिट अमाउंट है, सपोज कर लो ये एक्स अमाउंट है, उससे ना एक क्या है, क्या नाम था उसका एक्सपेंस का, फ्रेट। कितना था 280। कहता है ये माइनस हो चुका है ना, माइनस हो चुका है ना, सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। तो आप एड भी क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये कैश में था। हाँ बेटा, मगर कैश में इसकी अलाउ है, ये एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है ना बेटा। जो एक्सेप्शन आप देखो ना मार्कशीट में जाओगे ना बिजनेस में, तो उसमें लिखा है कि जो पेमेंट होगी बैंकिंग चैनल से जो हम करते हैं वो सब पे अप्लाई होगी सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के, वो एक्सेप्शन में आ जाता है ना ये। तो उसने तो आपने इसका मतलब है उसकी उसने सही किया, बिल्कुल सही किया। ये है बिजनेस का, तो इसमें है ये देखिए, ये पढ़ने में आ रहा है, ये देखो एक्सेप्शंस कितनी हैं। यूटिलिटी बिल फ्रेट है, एक्सेप्शन है ना, इसका मतलब ये डिसअलाउ नहीं होगा। तो एक्सेप्शन में डिसअलाउ ना हो, नहीं होना, इसका मतलब उसने सही की ट्रीटमेंट। समझ आया नहीं आया? एक्सेप्शन होने की वजह से ये उसने डिसअलाउ नहीं करना, और डिसअलाउ आप एड कर रहे हैं, इसका मतलब डिसअलाउ कर रहे हैं, डिसअलाउ नहीं करना था ना, माइनस होना था, उसने सही किया। अब क्लियर? मैं आपको गलत बात तो
अच्छा बेटा, मैंने ग्रुप के अंदर एक सवाल है वेल्थ स्टेटमेंट का पास पेपर से लिया है, वो शेयर किया है, वो ज़रा निकाल लें आप लोग स्क्रीन पे भी। मैं चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं।